बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 118 मुलाहिज़ा फरमाएं। सैमसन और पीडू के साथ जमशेद भी निकल गया। मुझे उम्मीद थी कि दिलावर का मकसद मुझे ज्यादा से ज्यादा अज़ियत देना है, चुनाचे वो मेरी बात क्यों मानने लगा। वो जानना चाहता था कि बिलफर्ज़े महाल ये तोहफा भेजना ही हो तो उससे किसको ज्यादा से ज्यादा सदमा होता। मैंने वाज़ेह कर दिया था कि शैला सबसे ज्यादा असर लेगी। उसने हस्बे तवक्कुह शैला ही को बॉक्स भिजवाने की हिदायत कर दी और ये उसकी अदा पसंद फितरत के अहम मुताबिक था। वो मुझे बेवकूफ बना रहा था और मैं उसे यह तासर देने में कामयाब हो गया था कि मैं बेवकूफ बन गया। मैंने उस पर एतबार कर लिया और अब शदीद अंदरूनी करब में मुबतला हूँ, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। मैं जानता था कि रात को किसी वीराने में डॉक्टर की लाश गाड़ दी जाएगी। दिलावर कोई काम बिला वजह नहीं करता। मेरी लाश मेरे वारसों को भिजवाने से उसे क्या फायदा होता। ज्यादा से ज्यादा ये कि वो मेरी मौत का यकीन कर लेते। उसके लिए वो सब जरूरी तो नहीं था जो मेरे सामने हुआ। वो तो सिर्फ मुझे सजा दे रहा था, वरना मेरे मरने का यकीन दिलाने के और भी आसान तरीके थे। दिलावर, मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, इस दरिंदगी के मुजाहरे से तुमको हासिल कुछ नहीं होगा। मेरे सारे वारिस तो नहीं मर जाएंगे। तुमने मुझे और राबिया को कत्ल कर दिया और शैला ने खुदकशी कर ली, तब भी 3 आदमी और बचेंगे, क्योंकि मोहसिन को तुम पहले ही मार चुके हो। वो 3 हमारी जगह मतीज 4 अफराद को नामजद कर देंगे और कारोबार उस जिंदगी में कभी सिर्फ तुम्हारी मलकियत नहीं बनेगा। वारसों की इस कितार में अंकल रिजवी इंस्पेक्टर शेख भी हैं। जिस दिन वो तुम्हारे पार्टनर हो गए अपने सिकंदर साहब। आप बोलते बहुत हो। दिलावर ने मेरी बात काट दी और फिर सोफे पर बैठ गया। किसने कहा है आपसे कि हम राबिया या खुदा न खास्ता आपको कत्ल करना चाहते हैं? मोहसिन तो अपनी बहादुरी की वजह से मारा गया है। तो फिर क्या मकसद है मुझे यूं अगवा करके लाने का? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दिल चाहता था कि आप कुछ दिन हमारे मेहमान रहें। राबिया बीबी तो अपने घर में है। वो मुस्कुराया। क्या सबूत है इस बात का? मैंने धड़कते दिल पर काबू पाके कहा, सबूत तो मैं भी फराहम कर देता, टेलीफोन पर बात करवा देता तुम्हारी। वो बोला, लेकिन इसमें थोड़ा सा खतरा है। तुम्हारे अंकल की लाइन पर यकीनन ऑब्जर्वेशन होगी। तुम्हारी गुफ्तगू टेप होने में तो हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन ये नंबर मालूम हो जाएगा जहाँ से कॉल की गई। तुम कोई और नंबर बता दो। नंबर तो राबिया के ऑफिस का भी है। मैंने कहा, शेख के घर का है। वो कुछ सोच के बोला, अच्छा मैं बंदोबस्त करता हूँ, तुम बात कर लो। पहले मैं तस्दीक कर लूँ कि जो नंबर तुम दोगे वो भी ऑब्जर्वेशन पर तो नहीं है। अगर ना हुए तो मैं राबिया के लिए पैगाम दे दूंगा कि कल किसी वक्त वहां आ जाए और तुमसे बात कर ले। शर्त यही है कि लाइन ऑब्जर्वेशन पर ना हो। अगर कल तक ये इंतजाम कर लिया गया तो मुझे पता चल जाएगा और बात फिर नहीं हो सकेगी। नंबर बताओ। मैंने उसे नंबर दिया और वो उठकर दूसरे कमरे में गया। पहले की तरह फिर नंबर डायल करने की आवाज नहीं आई। हेलो, देखो पता करो कि जामन रिजवी साहब एसएसपी की लाइन टेप हो रही है या नहीं। यही बात 2 और नंबरों के लिए मालूम करनी है। नंबर लिखो। हाँ, और देखो मुझे अभी बताओ आधे घंटे में। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ दिलावर एक नामालूम लाश भिजवा के मेरी मौत का यकीन दिलाना चाहता था, दूसरी तरफ फोन पर बराह रास्त राबिया से बात करा के मेरे जिंदा होने का सबूत फराहम करना चाहता था। पहली बात तो ड्रामा थी जिसका दिलावर माहिर था, मगर ये दूसरी बात ये भी ड्रामा होगी। मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? टांग ठीक होने तक। मैंने वापसी पर उससे पूछा, अब इतनी भी क्या जल्दी है अपने सिकंदर साहब? आप अपने घर में आराम से रहो, खाने में कोई तकलीफ हो तो बताओ। डॉक्टर कल दूसरा आ जाएगा, चाहो तो उसे भी मार देना, वो तोहफा फौजिया को पहुंच जाएगा। जमाना बड़ा अजीब है। अजीब क्या है, पैसे का है। तुम जितने चाहो बंदे मारो। बाजार में जो चीज आजकल बहुत लोग बेच रहे हैं वो जमीर ही है। उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं ना। दुश्मन, वतन और गद्दार, पेशावर मुजरिम, हर गैर कानूनी और नाजायज काम करने वाले कम नहीं। इलाज तुम्हें कराना है, मुझे नहीं। ऐसे बंदे मारते जाओगे तो अपना ही दोहरा नुकसान करोगे। हम लाश आगे बेचते रहेंगे और तुम यहाँ पड़े रहोगे इसी तरह। फिर मुझे कब तक कैद रखोगे? मैंने कहा, यही कोई 7 साल तक। दिलावर बेनियाजी से बोला, ज्यादा दिन लगे तो 8-9 साल। मेरा दिल डूबने लगा। 8-9 साल, तमाम उम्र क्यों नहीं? और इससे क्या हासिल? मैंने कहा, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? 7-8 साल या 9 साल तक तुम मुझे क्यों जिंदा रखोगे? हर बात में कोई मसलत होती है अपने सिकंदर साहब। वो बोला, अब फर्ज करो हम तुम्हें मार दें तो हमें क्या फायदा होगा? तुमने तो पक्का बंदोबस्त कर रखा है। लाइन लगा रखी है कि अलिफ मर जाए तो बे और बे मर जाए तो जीम तुम्हारी जगह वारिस होगा और मीर वजीर एंड कंपनी का वारिस बन जाएगा। खुद वो लोग ऐसे हैं कि पक्का काम करते हैं, तुमसे कम नहीं। जाहिर है उन सबको नहीं मारा जा सकता। तुम पहले हो, दूसरा मोहसिन था, ऊपर भी अंधे नहीं बैठे हुए हैं। वो पूछेंगे जरूर कि चौधरी साहब ये किस्सा क्या है? जो भी मीर वजीर एंड कंपनी में आपका पार्टनर बनता है कत्ल हो जाता है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि हक़ विरासत का सर्टिफिकेट आपके नाम से जारी हो गया है। अदालत ने अहकामात तो सादर कर दिए, लेकिन आप खुद कैसे जाओगे अदालत में ये सर्टिफिकेट लेने के लिए? अदालत इंतजार करेगी। दूसरी अदालत जिसमें कत्ल का मुकदमा ज़ेरे समात है इंतजार नहीं करेगी और आपकी गैर हाजिरी पर जमानत मंसूख कर देगी।
आपके वारिस कुछ नहीं कर सकते, वो भी इंतजार करेंगे, तलाश करेंगे, सारी दुनिया की खाक छान मारेंगे। अगर लाश मिल जाए और शिनाख्त हो जाए तो किस्सा खत्म हो जाता है। हक़ विरासत दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है, लेकिन पहला आदमी मिले ही नहीं तो ऐसे कैसे मुर्दा साबित किया जा सकता है? उसके लिए 7 साल इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ये अदालत को दरख्वास्त दी जा सकती है कि अब फलां गुमशुदा शख्स की बाजियाबी का कोई इम्कान नहीं, चुनांचे उसे मुर्दा करार दे दिया जाए और फलां को उसका वारिस तस्लीम कर लिया जाए। जिस बीवी का शोहर गुम हो जाए वो 7 साल तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। जंग के बाद अक्सर ऐसा होता है कि सिपाही लापता हो जाते हैं और किसी जरिए से उनकी मौत की तस्दीक नहीं होती और ये भी पता नहीं चलता कि वो दुश्मन के कैदी बन गए, कैद में मर गए या कैद से फरार हो गए। चुनांचे उनकी बीवियों को 7 साल तक शोहर की वापसी का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हारी वापसी का इंतजार भी 7 साल तो होगा और इस अरसे में 4-6 माह तक मैं भी सख्त तशवीश में मुब्तला रहूंगा कि मेरा इतना लायक फाइक कानूनी पार्टनर किधर गया। फिर कोई और तुम्हारी जगह लेने आएगा और अदालती कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 7 साल, 8 या 9, इसलिए कि अदालत को 2 साल लग सकते हैं। मालूम नहीं राबिया इतना अरसा तुम्हारा इंतजार करेगी या नहीं। मैं खामोश लेटा सुनता रहा। चौधरी दिलावर का ये मंसूबा भी बहुत मुकम्मल था। और तुम्हें यकीन है कि तुम 8-9 साल तक खुद भी जिंदा रहोगे? मैंने कहा मैं भी जिंदा रहूंगा और इसी तरह तुम्हारी कैद में जैसे इस वक्त हूँ। माफ करना, मैं बशर्ते जिंदगी कहना भूल गया था। दिलावर ने तन से कहा कल क्या होगा इसका दावा तो 100% यकीन के साथ किसने किया है? वो क्या कहते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इससे पहले कि वो मेरी बात का जवाब देता दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। दिलावर उठ के दूसरे कमरे में गया। हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी। तुमने अच्छी तरह मालूम कर लिया है ना? कैसे, कौन, ड्यूटी पर, टेलीफोन एक्सचेंज में? अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई। और वो टेलीफोन उठाए नमूदार हुआ। ये आम टेलीफोन नहीं था। इसमें चौड़ाई के रुख एक हिस्से में 0 से 9 तक हिंसों वाले नंबर थे, जिनको डायल घुमाने की बजाय सिर्फ उंगलियों से दबाना काफी था, मगर चंद बटन इसके अलावा थे। दूसरे हिस्से में लकीरें सी ये जाहिर करती थी कि पीछे स्पीकर होगा। टेलीफोन के साथ साथ ये 3 लाइनों का इंटरकॉम भी था, जिसे घर या ऑफिस में 3 टेलीफोन लगा के आपस में गुफ्तगू के लिए या कॉल को एक फोन से दूसरे फोन पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये कोई अनोखी इजाद नहीं थी। बाजार में इस किस्म के सेट आम मिलते थे। लो भाई, साबिक SSP साहब ने अपने घर और राबिया के ऑफिस की लाइन पर तो ऑब्जर्वेशन लगा रखी है। तुम्हारे शेख साहब का फोन अलबत्ता महफूज है, दिलावर ने कहा। अब मैं नंबर मिलाता हूँ, तमाम गुफ्तगू मैं यहीं बैठ के सुनूंगा। तुम किसे पैगाम दोगे? अगर शेख ड्यूटी पर हुआ तो उसके वालिद होंगे ना, या नाजो होगी उसकी बहन? मैंने कहा ठीक है, पैगाम में तुम सिर्फ इतना कहोगे कि राबिया को फोन करके बुला लिया जाए, उसे बता दिया जाए कि सिकंदर बात करेगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात भी सिर्फ राबिया को बताई जाएगी, वो किसी को बताए बगैर आएगी। अगर किसी और को मालूम हुआ तो बात नहीं हो सकेगी। मैंने सारी लाया, तुम नंबर मिलाओ और पैगाम भी खुद ही दे दो। दिलावर ने नफी में सारी लाया। हो सकता है एक अजनबी की आवाज पर एतबार ना करे कोई। वो नंबर मिलाते हुए बोला, लेकिन फोन को उसने इस अंदाज में गोद में रखा कि मैं नंबरों पर उसकी एक उंगली को हरकत करते ना देख सकूं। डायल होता तो उसके घूमने की आवाज से मुझे एक बात जरूर मालूम हो जाती कि नंबर लोकल है या उसने ट्रंक नंबर डायल किया है। 5 बार नंबर मिलाने का मतलब होता है कि बात लाहौर ही में हो रही है। 7 बार डायल घूमता तो इस बात का सबूत होता कि डायरेक्ट डायलिंग से लाहौर या कराची मिलाया गया है और मैं पिंडी में हूँ या कराची में। हेलो, कौन बोल रहा है? दिलावर ने कहा। और मेरा दिल बेइख्तियार धड़का इस ख्याल से कि मैं दुश्मन की कैद से अपने घर अपनी खैरियत की इतला दूंगा। जंगी असीर अपने जिंदा से रेडियो के जरिए अपने घर वालों को पैगाम अरसाल करते थे, और वो सब जिनके बाप, बेटे या भाई महाज से लौट कर नहीं आए थे और लापता हो गए थे। दूसरी जंगी अजीम के जमाने में रेडियो के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे, सांस रोक के गोश भर आवाज रहते थे। उनके चेहरों की कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हेलो, कौन है जी आप? किससे काम है आपको? छोटे स्पीकर से नाजो की आवाज आई। नाजो बीबी, सिकंदर साहब बात करेंगे आपसे, दिलावर ने सुकून से कहा और रिसीवर मुझे थमा दिया। नाजो, मैंने बमुश्किल तमाम कहा, मैं सिकंदर बख्त बोल रहा हूँ। सिकंदर, नाजो की इस्तरियाई चीख सुनाई दी। कहाँ तुम? अल्लाह, कितने परेशान है साहब। सुनो नाजो, चीख पुकार मत मचाओ, मैंने कहा। शोर कैसे ना मचाऊं, यहाँ सबकी हालत खराब है। नाजो अब रोने लगी थी। ये क्या करते हो तुम? नाजो, मेरी बात सुन लो पहले, मैं मजबूर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मुझे इतनी इजाजत मिली है कि राबिया से बात कर लूं, लेकिन राबिया के घर और दफ्तर दोनों जगह फोन करना मुश्किल था। मैंने कहा, अंकल ने लाइन पर ऑब्जर्वेशन रखवा दिया है, इसलिए तुमको तुम्हारे घर फोन करना पड़ा। अब तुम ऐसा करो कि इसी वक्त राबिया के पास जाओ, रिक्शा, टैक्सी करके या किसी भी तरह, और ये रोना धोना भी बंद कर दो। मैं भाईजान के साथ चली जाऊंगी, वो ड्यूटी पर नहीं है। वो बदस्तूर सिस्कियां लेती रही। ठीक है, फोन मत करना उसे, सुना तुमने? और शेख से मैं बुला लेती हूँ उनको भी। नहीं,
ऐसा गजब मत करना। मैंने जल्दी से कहा, किसी को कुछ नहीं बताना है, सिर्फ राबिया से कहनी है ये बात कि मैं बात करना चाहता हूँ तुम्हारे घर में। उसे साथ ले आना, लेकिन शेख को मालूम ना हो कि तुमने राबिया से क्या कहा है और ना किसी और को। राबिया से कहना चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाए, किसी को कुछ बताए बगैर, वरना मेरे साथ बात करने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों, तुम किसी की कैद में हो? दादो ने रोते हुए कहा, बस कुछ ऐसी बात है। अगर तुम्हारे भैया या अंकल को मालूम हुआ तो वो पुलिस वालों की तरह इस नंबर से भी कॉल ट्रेस करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। और ये लोग जिन्होंने मुझे बात करने की इजाजत दी है, इनके ताल्लुकात और वसाइल बहुत वसी हैं। इनको मालूम हो जाएगा, इसलिए ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। मेरी कसम खा के कहो कि ऐसा ही होगा। अपनी कसम देते हो मुझे? वो फूट फूट के रोने लगी। क्यों? बोलो सिकंदर। बस नाजो, मैं फिर फोन करूंगा 1 घंटे बाद, मैंने कहा। सिकंदर, वो चिल्लाई अभी बंद मत करना, खुदा के लिए। एक बात मुझे भी कहने दो जो मैं अब तक नहीं कह सकी थी। ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि मैं फिर कोई इजाजत ना दे या मोहलत ना रहे मुझे या तुम्हें। मैं जानता था कि वो क्या कहेगी, लेकिन मैं मजबूर था और कोशिश के बावजूद रिसीवर ना रख सका। जल्दी बोलो नाजो। बात बहुत छोटी सी है और बहुत बड़ी है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सिकंदर, उसके बावजूद कि तुम राबिया को चाहते हो और कभी मेरे नहीं हो सकते। ये मेरे इख्तियार की बात नहीं रही कि तुम्हें ना चाहूं। मैंने रिसीवर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नाजो मेरे तस्वुर में इस तरह रिसीवर थामे खड़ी रही। उसकी आवाज अब भी मुझ तक पहुंच रही थी। सिकंदर, सिकंदर, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, हेलो। जिंदगी में इतने चाहने वाले मुझे नहीं मिले। दिलावर मुस्कुराया। मैं क्या कहूं तुम्हें, खुश नसीब या बद नसीब। खुद तुमने किसे चाहा दिलावर? मैंने कहा, किसकी आरज़ू की? सिर्फ मालो ज़र की? तुम्हारे दिल में चाहत की गुंजाइश ही कहाँ थी? तुम्हारा दिल तो सोने का एक डला था, सिर्फ दिमाग था तुम्हारे पास। इसे तुमने जो चाहा पा लिया। अब शिकवा कैसा? कुछ लोगों के नुक्ते नजर से तुम इंतहाई खुश नसीब हो। तुम पर इसलिए अफसोस होता है कि अपनी खुश नसीबी को तुमने अपनी अना पर कुर्बान कर दिया। वो बोला, ये अना का मसला आखिर क्या था? अहमखाना जज्बाती है, जवानी की शोरीदा सरी, आकबत नानदेशी। कितना अच्छा होता अगर तुम 10-20 लाख रुपए लेकर वापस चले जाते। फौजिया, राबिया और नाजो जैसी लड़कियां क्या सारी दुनिया की रंगीनी इस उम्र में तुम्हारी थी। अकल की आंख से देखते तो दुनिया तुम्हें 20 लाख की रोशनी में बड़ी खूबसूरत नजर आती, लेकिन तुम उल्टे चक्कर में पड़ गए। गड़े मुर्दे उखाड़ने के, इंतजाम के और मुहावरे के मुताबिक दूध का दूध और पानी का पानी करने के चक्कर में अब तक क्या मिला है तुम्हें और मेरा क्या गया? कभी नफा नुकसान की बैलेंस शीट देखो, घाटे में कौन जा रहा है, तकलीफ कौन उठा रहा है। मुश्किल ये है कि तुम आज की बात कर रहे हो और मैं कल देखता हूँ। मैंने कहा, कौन से कल को? वो जो गुजर गया या वो जो आएगा ही नहीं? दिलावर ने पुरतमस्कर लहजे में कहा, दोनों को। जो कल हुआ उसे भुलाना मेरे बस की बात नहीं, और आने वाले दिन पर मेरा एतकाद कभी मुतजलजल नहीं हो सकता, ख्वाह हालात इससे भी ज्यादा सख्त हो जाएं। मैंने कहा, तुमने मुझसे एक सवाल किया था। दिलावर ने मौजू बदलते हुए कहा, टेलीफोन आने से पहले कि तुम्हारी वफात का सबूत फराम करने के बाद तुम्हारी गुफ्तगू कराने में कौन सी अक्लमंदी है? तो अपने सिकंदर साहब, वो तोहफा पहुंचेगा 2-4 दिन बाद, बात करोगे तुम अभी। निकालने वाले तो यही नतीजा निकालेंगे ना कि तुम बाद में मारे गए किसी गलती के बायस। बाज़ औक़ात बहादुरी भी तो गलती बन जाती है, और इसमें किसी को शक नहीं कि तुम्हें बहादुर बनने का शौक है। फिर कुछ दिन यही सस्पेंस चलेगा कि तुम जिंदा हो या नहीं, और हो तो कहाँ हो। अखबारात से हमें मालूम होता रहेगा कि तुम्हारे अंकल तोप चला रहे हैं और तुम्हारे चाहने वाले कहाँ की खाक छान रहे हैं। गोया तुम्हें यकीन नहीं कि इस लाश का तोहफा वसूल करने के बावजूद भी उनको मेरी मौत का एतबार आएगा। दिलावर हंसा। अरे वो SSP बहुत होशियार है, और उसके साथ है एक तो तुम्हारी सब कुछ वकील महबूबा मंगेतर, वो भी कम चालाक नहीं। तीसरे शेख जी हैं, वो छानबीन करके पता चला लेंगे कि लाश किसी और की है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ अरसे बाद हम फिर कहीं से तुम्हारी आवाज सुनवा देंगे उन्हें। कितने अरसे बाद? मैंने महसूस किया कि मेरे लहजे में मायूसी का अंसर गालिब आने लगा है। भाई अभी तो बात की है तुमने, दिलावर बोला। अब 4-6 महीने की मुकम्मल खामोशी जरूरी है। जब देखेंगे कि वो कुछ मायूस होने लगे हैं तो उन्हें उम्मीद का दूसरा इंजेक्शन दे देंगे। मेरे पास सिर्फ टेलीफोन ही था जो मैं उस पर मार फेंक सकता था। उठ कर 2 ही कदम गया था कि मैंने गालियां देते हुए टेलीफोन उसके सर का निशाना लेकर फेंका, मगर टेलीफोन के साथ तार था। चुनाचे दिलावर बाल बाल बच गया। टेलीफोन उसके जिस्म से चंद इंच दूर रह गया और तार की लंबाई खत्म हो जाने के बाद झटके से नीचे गिरकर टूट गया। वैसे कोई ना कोई तुम्हारी खबरगिरी के लिए यहाँ हर वक्त मौजूद रहेगा, दिलावर ने टेलीफोन की तरफ देखे बगैर कहा, और तुम्हारी हर जरूरत पूरी होती रहेगी। फिर भी किसी चीज की कमी हो या मुझसे कोई बात करनी हो तो बता देना। जैसे मुझे फुर्सत मिली मैं आ जाऊंगा। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। कमरे के अंदर अपनी असेरी और तन्हाई का एहसास पूरी शिद्दत के साथ मुझ पर मुसल्लत होने लगा। मेरे पैरों में कोई जंजीर न थी और मेरे हाथ भी आजाद थे, लेकिन मैं उठकर खिड़की तक भी नहीं जा सकता था। जिस्मानी तौर पर नकलो हरकत के काबिल होने तक किस कैद से निजात की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था।
जिंदा की दीवारों से निकलने और फरार होने के लिए जिस्मानी कुव्वत के बगैर सेहत के नहीं हासिल हो सकती थी। चुनाचे अभी तो मेरे लिए सिवाय लेटे रहने के कोई काम ना था। किसी से बात किए बगैर और बिल्कुल बेकार लेट कर 24 घंटे का पूरा दिन कैसे कटेगा। सुबह करना शाम का और फिर शाम करना सुबह का, दोनों ही जुए शेर लाने से ज्यादा मुश्किल काम होंगे। मेरे भाई जानिब झुककर जिस्म को थोड़ा सा घसीटा और झुका। बैग मेरी दस्तरस में था। मैंने उसे झुका के अंदर झांका। उसमें वो सब कुछ था जो एक आम डॉक्टर के मेडिकल बैग में होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था। कोई जानलेवा जहर, सुफूफ, गोली या इंजेक्शन की सूरत में। चंद मोहलक जहर मैंने भी देखे थे, मसलन सैंकिया और नीला थोथा। कुछ का मैंने जिक्र सुना था या पढ़ा था, लेकिन मैं उनको शिनाख्त नहीं कर सकता था। मुझे ये भी मालूम था कि बाद मखसूस हालात में जो दवा किसी को शफा देती है वही एक सेहतमंद आदमी को दी जाए तो वो मर जाता है। मैंने वो सब सामान निकालना शुरू किया। मैंने जल्दी जल्दी बैग में हाथ मारा। एक पैकेट में 5 सीसी का इंजेक्शन भरा हुआ था। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। डॉक्टर सिर्फ जरूरत के वक्त सुरेंज भरते हैं, और वो भी स्टेरिलाइजर करने के बाद। मैंने पैकेट को फौरन तकिए के नीचे छुपा दिया। एक नजर दरवाजे पर और कान आहट पर रखते हुए मैंने बड़ी उजलत में शीशों को देखा। बिस्तर पर कंपनी का लेबल था और दवा का नाम साफ लिखा हुआ था। सिर्फ 3 शीशियां ऐसी थी जिन पर से लेबल उतार दिया गया था। शीशियों का रंग गहरा हरा था। एक में गोलियां थी और 2 में पाउडर था, लेकिन किसी के रंग का अंदाजा करना मुश्किल था। मैंने यही तीनों शीशियां तकिए के नीचे रखी और बैग को वापस वहीं रख दिया जहां से उठाया था। अपनी बेबसी का एहसास कुछ कम हुआ। खंजर पिस्तौल ना सही, मेरे पास कुछ तो आया जिसे मैं अपना असला समझूं। शायद तकदीर साथ दे तो मैं इससे शिकारी को शिकार कर सकूं। फिर मेरी नजर ने टूटी हुई कुर्सी को देखा जो खासे फासले पर पड़ी हुई थी। उसका एक पाया टूट कर अलग हो गया था। मंसूबा एकदम मेरे जहन में आ गया। बात सिर्फ जिस्मानी हिम्मत की थी। अगर मैं किसी तरह उठ के दरवाजे तक जा सकूं तो यह हो सकता है कि दीवार से लग के खड़ा हो जाऊं और उस मजबूत डंडे को हाथ में थामे तैयार खड़ा रहूं। दरवाजा खुलते ही जो भी अंदर आए उसके सर पर पूरी कुव्वत से वार करूं और उसे नॉक आउट कर दूं। लेकिन अंदर 3 आदमी आ सकते थे जो शायद इस वक्त डॉक्टर की तदफीन में शरीक थे। पीडरू, नवाब खसरू, जमशेद, कहलाने वाला बैरूबिया और सैमसन। आगे यकीनन पीडरू होगा या खसरू जमशेद। एक नॉक आउट हो जाएगा लेकिन दूसरा मुझे नॉक आउट कर देगा। बिलफर्जे महाल मैंने उसे भी खींच लिया तो सैमसन रह जाएगा। उसे मुझे पकड़ लिया तो मेरी हड्डियां चुर मुर कर देगा, लेकिन उसके डैल डोल से निपटा जा सकता है बशर्ते कि उसे करीब आने का मौका ही ना दिया जाए। अभी मैंने सख्त जिद्दोजहद के बाद नीचे कदम रखा ही था कि न जाने कहां एक घंटी बजने लगी, लेकिन काल बैल नहीं थी। मैंने एक पैर पर तवाजन कायम रखते हुए बेड के किनारे को थामा और झुक कर आगे बढ़ा। उसी वक्त दरवाजा खुला और सफेद वर्दी में एक नर्स अंदर आ गई। यस सर, उसने सपाट लहजे में सवाल किया। तुम कहां से आ गई? मैंने खिफ्फत से सर झुकाया। क्या मैंने तुम्हें तलब किया था? इस घंटी का मतलब है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। वो उतने ही जज्बात से आरी लहजे में बोली। नर्स 28 बरस की हो सकती थी और 38 की भी। औरत की उम्र में लिबास की तब्दीली से कमी बेशी होती रहती है। ये मेरा जाती मुशाहिदा था कि अच्छी खासी जवान लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची नजर आती हैं। उन्हीं को स्कूल के फंक्शन में देखकर ताज्जुब होता है जब वो अपने बेहतरीन लिबास में सज धज के आती हैं। साड़ी में उम्र ज्यादा लगती है तो शलवार कमीज में कम हो जाती है और पेशा वराना किस्म की यूनिफॉर्म में गड़बड़ हो जाती है। जहां तक मेरी यादाश्त का ताल्लुक है, मैंने कोई जवाब ना पाके कहा। मैंने कोई घंटी बजाई नहीं। उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और मुझे पलक चपकाए बगैर देखती रही। घंटी अभी तक बंद नहीं हुई थी। ऑल राइट, मैंने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। मैंने बाथरूम जाना है। घंटी अचानक बंद हो गई। आप बैसाखी लेकर जा सकते हैं, मैं देख रही हूँ, वो बोली। अजीब बात है, अभी तुमने कहा था कि मदद करने आई हो, अब मशवरा दे रही हो कि बैसाखी लेकर चले जाओ। मैं अपनी मदद आप करूं? देखने की मुझ में कौन सी बात है, मैंने उठते हुए कहा। घंटी फिर बजने लगी और अचानक ये इंतजाम मेरी समझ में आ गया। वेरी गुड, सारा ऑटोमेटिक निजाम है। मैं फिर बैठा, उठा और घंटी बंद होके दोबारा बजने लगी। उसका सिलसिला मेरे बेड से मिला हुआ था। बेड पर मेरा दबाव रहता था तो किसी तार से मुंसलिक कोई स्विच भी ऑफ रहता था। दबाव कम होते ही स्विच ऑन हो जाता था। बालफाज़े दीगर घंटी एक अलार्म थी कि कैदी ने बिस्तर से नीचे कदम रखा है। दरअसल खूबसूरत नहीं थी तो बदसूरत भी नहीं थी। अगर बैसाखी लेकर मैं बाथरूम की तरफ ना जाऊं बल्कि दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करूं तो क्या तुम मेरा रास्ता रोक सकोगी? मैंने कहा। यस सर, मेरे पास 2 किस्म के पिस्तौल हैं, वो बोली। एक से मैं आपकी टांग पर गोली मार दूंगी। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने दांत निकालते हुए कहा। ये दूसरी किस्म का पिस्तौल क्या है? पिस्तौल तो सिर्फ गोली चलाने के लिए होते हैं। बेशक बच्चे पिचकारी वाले पिस्तौल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम बच्ची तो नहीं हो। जरूरत के वक्त आपको मालूम हो जाएगा कि दूसरा पिस्तौल किस काम आता है, वो बोली। अब आप बाथरूम हो आए, आपके डिनर का और दवा का वक्त हो रहा है। मुझे आपको इंजेक्शन भी देना है। अब किसकी हिम्मत है कि मेरे करीब आके मुझे इंजेक्शन लगा सके? मैंने लेटते हुए कहा। डॉक्टर ने यह गलती की थी और उसे जिंदगी से हाथ धोने पड़े। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गई। जब वो दोबारा खाने की ट्रे लिए नमूदार हुई तो मैं सीधा लेटा छत को घूर रहा था
और उस हौसला शिकन सूरतेहाल पर गौर कर रहा था। ले जाओ ये खाना, मुझे भूख नहीं, मैंने दौड़ कर कहा। दरस ने ट्रे को दरवाजे के करीब रख दिया। फिर आपको सो जाना चाहिए सर, आपको आराम की जरूरत है। दरस ने मखसूस पेशा वाराना लहजे में कहा। मैं सोना भी नहीं चाहता अभी, मैंने बेजारी से मुंह फेर लिया। जब नींद आएगी तो सो जाऊंगा।